So let me share my screen first. So yesterday we were discussing about Google search algorithm and how it works. Alright. तो हमने कुछ डिस्कस किया था और ये डॉक्यूमेंट आपके I will not let anyone join after 9:15. So if you guys are coming after 9:15, then I won't let you join the class. Alright. तो कल हम डिस्कस कर रहे थे सर्च एल्गोरिथम काम कैसे करता है, उसमें से कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी और हमने आपसे कहा था कि इनके ऑफिशियल चैनल्स को आप फॉलो कर लें ताकि आप इनकी जो अपडेट्स आती रहती हैं उनसे आप जुड़े रहें। हम यहाँ पे थे कि गूगल का जो इंटरनल प्रोसेस है वो कैसे काम करता है उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन कुछ की फैक्टर्स हैं जिसको हम जानते हैं और जिसको हम समझ कर अपनी जो है साइट को रैंक करवा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स को हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ फैक्टर्स नहीं बल्कि पूरे फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Please try to join fast, guys, because the time is 1 hour and I have to complete each and everything in 1 hour, so that becomes very hard, if you keep coming in between the class. So key factors Google algorithm में क्या है कि मीनिंग एंड इंटेंट। मीनिंग एंड इंटेंट, इंटेंट से क्या समझ में आता है, इंटेंशन, ठीक है, और उसका मीनिंग क्या है। तो गूगल के जो पहले विद इन गूगल सर्च एल्गोरिथम, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिफाइंग द मीनिंग एंड इंटेंट ऑफ द सर्च क्वेरी इज द की फर्स्ट स्टेप। ये सबसे पहला स्टेप है। जब भी कोई कुछ टाइप करता है गूगल पर जाकर, कुछ भी टाइप करता है, राइट, कि हाउ टू क्रिएट, मान लो मैंने टाइप किया हाउ टू क्रिएट WordPress site, website, for free. So there are so many things how to create a WordPress plugin. तो इस सर्च क्वेरी के पीछे क्या सोच रही होगी अगर कोई इस चीज़ को सर्च कर रहा है, उसके इंटेंशन को भी आपको समझना है, तभी आप वहाँ पे एक अच्छा कंटेंट लिखेंगे और तभी गूगल उसके कंटेंट को, उसके इंटेंशन को समझकर उसे रैंक करेगा। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो सीक्रेट है, वो किसी को नहीं पता कि वो कैसे करता है, क्या करता है, ठीक है, बट ये सर्च इंजन को अलाउ करता है उस चीज़ को डिफाइन करने में जो भी सर्च क्वेरी आती हैं। तो स्कोप ऑफ द क्वेरी, इज द सर्चर लुकिंग फॉर रिजल्ट्स अराउंड अ ब्रॉडर टॉपिक सच एज हाउ टू गेट इनटू गार्डनिंग or a specific one, like which gardening tool should be used for a particular task. So these are completely different things that people are asking. सैयद अहमद जल्दी क्लास में आया करें प्लीज। तो आप अब जैसे हाउ टू गेट इनटू गार्डनिंग, इसके अंदर आप इस चीज़ को तो ला सकते हैं, विच गार्डनिंग टूल शुड बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर टास्क इफ़ यू आर, जब आप एक बड़ा कंटेंट लिख रहे हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर रख रहे हैं, जब आप किसी टॉपिक को लिखते हैं तो उसका पहले सब टॉपिक को डिफाइन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल की शक्ल में आ जाए, ताकि उससे समझने वाले को आसानी हो।
राइट। तो गूगल जो है उन चीज़ों को भी देखता है कि क्या कोई ट्यूटोरियल बेस्ड किसी ने पूछा है या किसी स्पेसिफिक चीज़ का पूछा है किसी ने, राइट। सिनोनिम्स, दिस सिस्टम टूक 5 years टू बिल्ड। आप समझ सकते हैं कि अब गूगल सिनोनिम्स को भी समझने लगा है, ठीक है, और इसको 5 साल लगे थे बनने के लिए। This system took 5 years to build and allows Google to understand, for instance, that changing a light bulb means the same thing as replacing a light bulb. ठीक है, इन सब चीज़ों को भी अब गूगल समझ रहा है। लैंग्वेज, लैंग्वेज सर्च क्वेरी की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो जब वो स्पेनिश में कोई टाइप कर रहा है तो क्या मतलब सर्चर जो है वो क्या स्पेनिश ही रिजल्ट चाहता है तो उसको स्पेनिश रिजल्ट दिखाया जाएगा। अगर आप लोकल बिजनेस में, मान लीजिए आप ओखला में हैं, जामिया नगर में हैं, ओखला के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, अबुल फजल में हूँ, या आप अपने अपने इलाके में जहाँ भी हैं, अगर वहाँ पे आप मैगडी ढूंढेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और स्टेट का मैगडी बताएगा, ठीक है, या किसी और लोकेलिटी का बताएगा। अगर उस लोकेलिटी में आपके सबसे जो नज़दीकी मैगडी होगा उसी के बारे में आपको गूगल सर्च रिजल्ट दिखाएगा। तो इन सब सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने जो गूगल पे रिज़ल्ट आते हैं, कुछ भी पूछते हैं, फ्रेशनेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ब्लॉग लिखते हैं या फिर कंटेंट लिखते हैं उसको आप रेगुलरली अपडेट किया करें। हो सकता है कि कोई नई चीज़ आ गई हो और आपने उसे अपडेट ना किया हो, तो गूगल ये भी देखता है कि ये कब पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो मान लीजिए किसी को किसी स्टॉक का प्राइस, टेस्लाज स्टॉक प्राइस, ठीक है, या इंडियन प्रीमियर लीग स्कोर, तो गूगल उसको इंटरप्रेट करेगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ही इनको चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पिछले साल का आईपीएल के स्कोर आप दिखा दोगे, या टेस्ला का स्टॉक या फिर रिलायंस का स्टॉक या किसी का भी स्टॉक का प्राइस आप पिछले साल का दिखा दोगे। जाहिर सी बात है, कोई अगर पूछ रहा है प्राइस तो इसका मतलब है कि जो बिल्कुल ही अपडेटेड प्राइस होंगे या अपडेटेड स्कोर होगा आप वही बताओगे, आपको वही चाहिए होगा। So as a result, it's worth ensuring that your content is optimized with these things in mind. ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी आपको अपने ध्यान में रखना होगा। इससे आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस यू शुड इंश्योर दैट द इंटेंट बिहाइंड योर कीवर्ड्स इज क्लियर। और ये कैसे हो सकता है? दिस कैन बी डन यूजिंग इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च टूल्स। जैसे हमने कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में जो पीछे हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या कीवर्ड, कौन कौन से कीवर्ड रिसर्च टूल हैं, जिसमें हमने आपको फ्री वाले भी बताए थे, पेड वाले भी बताए थे। एंड दैट यू पे क्लोज अटेंशन टू योर लोकल एसईओ टैक्टिक्स इफ़ यू हैव अ लोकल बिजनेस। ठीक है, अगर लोकल बिजनेस है तो लोकल बिजनेस में क्या क्या लोग सर्च कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उस तरह के वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर। तो पहला क्या था? मीनिंग एंड इंटेंट। मीनिंग एंड इंटेंट, कोई भी सर्च किया जा रहा है उसका मीनिंग क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, ठीक है, उससे क्या मतलब निकलता है। दूसरा है रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या होता है? बिल्कुल जो पूछा जा रहा है उससे रिलेवेंट कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो बहुत सारे बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे लोगों के जो आर्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से मैच कर रहे होंगे, ठीक है। तो गूगल ये देखता है कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जो बिल्कुल ही उसके रिलेवेंट है, जो सर्चर ने क्वेरी डाली है गूगल पर। अगर वो उसको लगता है गूगल को कि ये बिल्कुल रिलेवेंट है तो वो उसको दिखाएगा। इसीलिए ऊपर बताया गया है कि मीनिंग और इंटेंशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपके कीवर्ड का। क्या आप उस कीवर्ड से क्या बताना चाह रहे हो? अगर कोई पूछ रहा है उस कीवर्ड के बारे में तो उसमें आप क्या लिख रहे हो, क्या आपका इंटेंशन है, क्या उसका इंटेंशन है, क्या आपने उसको भी समझा है, क्या उसको समझ कर लिखा है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि आप चाहते हो कि आपका कंटेंट गूगल पर दिखा जाए। You need someone to find your content on Google. So you must understand that your content should be well optimized with the keywords
and intention of the keywords. What is the meaning behind that? तो जब आप रेलेवेंसी की बात करते हैं, दिस इज वेयर ऑन पेज SEO इज इम्पोर्टेंट. ऑन पेज SEO क्या है कि आपका आपकी जो भी वेबसाइट है, मान लीजिए हमने यहाँ पे डू नॉट डॉट इन वो किया था, हमारी जो भी वेबसाइट है उसके जो पेजेस हैं, ठीक है, उस पर क्या लिखा गया है, उन पेजेस पे क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है. तो ये सबसे बेसिक लेवल का सिग्नल्स ऑफ रेलेवेंस है. इफ योर पेज कंटेन्स द सेम कीवर्ड्स एज दिस सर्च क्वेरी इफ दे आर इन योर हेडिंग्स. तो आप जब भी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, ये जितने भी आपके पेजेस हैं या होम पेज है, ठीक है, किस कैसे कीवर्ड होगा. अब जैसे मैंने ये कीवर्ड मुझे उसको वो करना है, आई मीन मैं चाहता हूँ कि अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन न्यू दिल्ली ढूंढा जाए तो मेरी वेबसाइट आए, ठीक है. तो ये मेरा कीवर्ड हो गया, राइट. तो क्या है, बियॉन्ड दिस गूगल इम्प्लीमेंट्स एग्रीगेटेड एंड anonymized interaction data, which means that it explores the relevance of the page far beyond simple keyword mention. This is why it's important to establish an actual topic beyond your keyword, ensuring that your content is relevant to the search query and increasing the chances of being it read. अब ऐसा नहीं है कि आपको कहा गया है कि मान लो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी न्यू दिल्ली, ये आपका कीवर्ड है, और गूगल पे रैंक कराने के चक्कर में आप हर जगह बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी न्यू दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन न्यू दिल्ली, हर जगह आपने लगा रखा है, ठीक है. इट शुड कम ओनली 2 to 3 टाइम्स इन योर कंटेंट. अगर इससे ज़्यादा कंटेंट होगा तो वो ओवर स्टफिंग आ जाएगा कीवर्ड का, जो कि गूगल पेनाल्टी पे करता है, ठीक है. पहले क्या होता था, पहले बॉट इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं थे, इतने एमेटियर थे, ठीक है, बिगिनर्स थे उस वक्त इतने एडवांस नहीं थे. तो वो देखते थे कि ये कितनी बार ये कीवर्ड उसके अंदर आया है, उनको लगता था अच्छा ये सबसे बेस्ट कंटेंट है, क्योंकि कीवर्ड पे ही पहले रैंकिंग होती थी. ये देखिए मोहतरमा आ रही है 9:30 बजे. तो इनके कहने का मतलब है कि गूगल में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप कीवर्ड को ही आप ध्यान में रखते हुए अपना कंटेंट लिखें, बल्कि उस कीवर्ड के पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है और उसके मतलब अंदर जाकर और क्या क्या चीज़ें आप अलग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है. उस तरह का कंटेंट आपको लिखना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाना, उसके सब टॉपिक्स को डिफाइन करना. उसके बाद आती है थर्ड पे क्वालिटी. अब यहाँ पे गूगल ने अभी 2 साल पहले ईट प्रोसेस निकाला है. ईट प्रोसेस क्या होता है, ये होता है एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस. मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि आप हेल्थ पे कोई टॉपिक लिखते हैं, ठीक है, या फिनांस पे कोई टॉपिक लिखते हैं, ठीक है. ये सब आते हैं YMYL कैटेगरी में, मतलब योर मनी योर लाइफ. तो हेल्थ कैटेगरी क्या होगा, वो लाइफ से रिलेटेड हो गया, ठीक है. फिनांस किससे रिलेटेड हो गया, मनी से रिलेटेड हो गया. तो उसमें लोगों के पैसे जाने के ख़तरे होते हैं, ज़िंदगी जाने के ख़तरे होते हैं, इसमें क्या नाम है हेल्थ वाले में. तो गूगल ये देखता है कि आपकी अथॉरिटी कितनी है उस चीज़ के अंदर, जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज़ है या नहीं है, आपको लोग ट्रस्ट करते हैं या नहीं है. और गूगल को ये सिग्नल कैसे मिलते हैं कि ये अथॉरिटी है या नहीं है, या तो उनका
न्यूज़ में कोई नाम आया होगा, पेपर में नाम आया होगा, कोई रिसर्च पेपर्स होंगे, ठीक है। या फिर आप उनके उनका जो बायो है, ऑथर बायो, उनमें लिखा होगा। मान लीजिए कि मैं करूं हाउ टू लूज वेट इन 10 days, ओके। तो पहले ये होता था कि कोई भी आम इंसान उस चीज़ को लिखता था और वो रैंक कर जाता था, ठीक है। अब बहुत ही सिर्फ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आपको, जिनकी ऑथोरिटी ऑलरेडी है मार्केट में, सिर्फ वही वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और उसमें आप ये भी देखोगे कि उनके ऑथर बायो में वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। अगर आप भी अगर हेल्थ या फिनांस में उतरना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा बंदा रखना चाहिए जो कि उसमें ऑलरेडी, अब जैसे मेडिकल इन्फॉर्मेशन और हेल्थ एडवाइस है, ठीक है, एडवाइस, मेडिकल एडवाइस से रिलेटेड अगर आप कुछ लिखते हैं तो वहाँ पे रैंक करना बहुत ही मुश्किल है। तो एक फॉर एग्जांपल let's take any example of an article. Two types of diabetes. Diabetes is a very common thing. यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने लिखा है योर फैक्ट्स आंसर्ड, कैन टाइप 2 diabetes change over time, right? Now you can see on the right hand corner that it is medically reviewed by Kelly Wood MD हैं ये। और इनका बायो जब आप पढ़ेंगे तो इन्होंने बायो इनका रखा है। डॉक्टर केली वुड इज़ एन ABMS board certified endocrinologist and internal medicine physician who treat adults with diabetes, thyroid disease, right? तो इनका एजुकेशन क्या है, इनके सर्टिफिकेशंस क्या हैं, इनके एफिलिएशंस क्या हैं, राइट? और इन्होंने ये भी दिखाया है कि हमारा मेडिकल रिव्यू प्रोसेस कैसे होता है। सो डेफिनेटली दे आर द लीडर इन दिस स्पेस व्हेन इट कम्स टू मेडिकल एडवाइसेस। तो जाहिर सी बात है, आप लिखोगे और ये लिखेंगे तो इनका कंटेंट रैंक होगा, आपका नहीं होगा। तो ईट प्रोसेस के तहत आपका जो एक्सपर्टीज़ है, ऑथोरिटेटिवनेस है एंड ट्रस्टवर्दीनेस है, ये देखा जाता है कि कितनी है। उस हिसाब से इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपना क्वालिटी मेंटेन करके रखना है किसी भी चीज़ में। तो गूगल को वो बहुत सारे सिग्नल्स बहुत जगह से वो निकालता है और फिर ये पता चलता है कि आप ऑथोरिटी नहीं है उसमें। तो यहाँ पे मैंने ईट का जो पूरा वो है वो बता दिया है, ये आप पढ़ लें। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब मोर इन डिटेल कि व्हाट इज़ ईट और किस तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, तो आप ये PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वन पीस ऑफ अ कंटेंट हैज़ बीन अपलोडेड एंड हैज़ बीन इंडेक्स्ड बाय गूगल, ठीक है। अब एल्गोरिथम क्या करेगा, वो असेसमेंट करेगा बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी, ठीक है। अब ये असेसमेंट किस बेसिस पे होता है ये नहीं पता है। हाउएवर अ सर्च क्वालिटी rater will then review the content themselves and make decision on whether it contains a strong EAT before it is ranked, ठीक है। रैंक करने से पहले इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो, वो देखा जाता है, तब जाकर आपका कंटेंट रैंक होगा। सो मेक श्योर कि आप इसको ज़रूर से पढ़ें अगर आपको अपने कंटेंट को रैंक करवाना है, स्पेशली अगर आप फिनांस और हेल्थ नीच में हैं, फिनांस और हेल्थ से रिलेटेड जो भी हैं आप, ठीक है। सो उसी की मैंने बात की थी कि योर मनी और योर लाइफ, YMYL कैटेगरी उनको कहा जाता है, ठीक है। इट्स तो YMYL कंटेंट कौन सा होता है? ये वो कंटेंट होता है जो रीडर्स की खुशी, हेल्थ, सेफ्टी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को हैम्पर कर सकता है।
ठीक है। सो इन सच इंस्टेंसेस गूगल विल लाइकली नॉट इवन कंसिडर रैंकिंग योर कंटेंट until or unless it is written by a relevant expert. अगर किसी एक्सपर्ट की राय से आपने नहीं लिखी है या कोई एक्सपर्ट आपकी वेबसाइट पर आकर नहीं लिखता है, ठीक है, और उसका आपने बायो नहीं डाल रखा है, तब तक गूगल उसको कंसिडर भी नहीं करेगा रैंक करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्रोड्यूस अ ब्लॉग पोस्ट एडवोकेटिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट, then it would need to be written by a relevant professional such as dietitian. जाहिर सी बात है कि अगर आप डाइट के बारे में किसी को बता रहे हैं, then you must be a dietitian. An article about the pros and cons of particular pension scheme would need to be written by a certified financial professional and so on and so forth. Okay, ये सर्च क्वेरी इंजन गाइडलाइंस, या यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने गूगल से गूगल के इस पे पेज से लेके यहाँ पे मैंने ये पिक्चर डाल दी है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, सम टाइप्स ऑफ पेजेस और टॉपिक्स कुड पोटेंशियली इम्पैक्ट अ पर्सनस फ्यूचर हैप्पीनेस, हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सेफ्टी. We call such pages your money or your life pages or YMYL. The following are examples of YMYL topics. इससे भी आपको समझ में आ जाएगा. न्यूज़ एंड करंट इवेंट्स. न्यूज़ भी बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, जिसकी वजह से अब गूगल बहुत गहरी नज़र रखता है. तो अगर आप न्यूज़ वाले उसमें हैं, तो और आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है तो भूल जाइए. ठीक है. इंटरनेशनल इवेंट्स है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, साइंस टेक्नोलॉजी है, ठीक है. अब हर न्यूज़ जो है, अब इसमें आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, बिकॉज हर न्यूज़ जो है इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है. अब जैसे स्पोर्ट्स हैं, इंटरटेनमेंट है, एवरीडे लाइफ स्टाइल टॉपिक है, वो वाई एम इसीलिए आप इसमें जो है ना, स्पोर्ट्स में, इंटरटेनमेंट वाले में बहुत सारे वेबसाइट को देख पाएंगे, ठीक है. लेकिन बिजनेस, पॉलिटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड बहुत कम पेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है. सो प्लीज़ यूज़ योर जजमेंट एंड नॉलेज ऑफ योर लोकल, जहाँ पे आप रहते हैं. सिविक्स, गवर्नमेंट एंड लॉ, इससे रिलेटेड कोई कंटेंट है, फिनांस से रिलेटेड है, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है. ग्रुप्स ऑफ पीपल, इंफॉर्मेशन अबाउट और क्लेम्स रिलेटेड टू ग्रुप्स ऑफ पीपल इंक्लूड but not limited to those grouped on the basis of race or ethnic origin, religion, disability, age, nationality, veteran status, sexual orientation, gender or gender identity. ठीक है. अदर, there are many other topics related to big decisions or important aspects of people's lives, which thus may be considered YMYL, such as fitness and nutrition, housing information, choosing a college, finding a job, etc. Please use your judgment. ठीक है. वी हैव वेरी हाई पेज क्वालिटी रेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर YMYL पेजेस. बहुत ही हाई क्वालिटी है. ये गूगल की है, ये गूगल का है, ये कहीं से किसी और के उससे नहीं है. ये गूगल के खुद के पेजेस पे आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है. आप गूगल पे जस्ट टाइप करो YMYL, व्हाट इज़ YMYL, एंड गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके पढ़ सकते हैं. Because low quality YMYL pages could potentially negatively impact a person's happiness, health and financial stability और safety. तो इन सब कैटेगरीज में अगर आप डील कर रहे हो तो बहुत ही मोहतात होकर, बहुत ही अवेयर रहिए उस टॉपिक से और क्या गूगल चाह रहा है. जब तक आप गूगल की पॉलिसीज़ को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपने कंटेंट को रैंक नहीं करवा सकते. सो बिफोर डूइंग SEO यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके जो कंटेंट हैं वो इनलाइन है या नहीं है, ठीक. यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है गूगल की रैंकिंग में भी. यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, आपकी साइट की स्पीड कैसी है, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, ठीक है, टैबलेट ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, ठीक है, लोडिंग टाइम्स कितनी है. तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी किस चीज़ में, यूज़र एक्सपीरियंस में, ठीक है. पेजेस सही से नेविगेट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं आप जब वेबसाइट पे जाएंगे, स्ट्रक्चर वेबसाइट का कैसा है, यूज़र्स को परेशानी तो नहीं हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें चेक की जाती हैं. और यूज़र एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका कंटेंट को रैंक नहीं किया जाएगा. कॉन्टेक्स्ट.
सो दिस रैंकिंग फैक्टर इज क्लोजली रिलेटेड टू रेलेवेंस, जो कि हमने ऊपर बात की है, बट ऑल्सो टेक्स इन टू अकाउंट द पर्सनल कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग्स ऑफ द सर्चर। ठीक है, रेलेवेंस क्या है कि जब किसी ने कुछ सर्च किया और उस टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड आपने उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अगर मैं गूगल पे डालूं टुडेज फुटबॉल रिजल्ट, तो सर्चर का जो लोकेशन है वो भी तो उसमें रखा जाएगा। अब टुडेज फुटबॉल रिजल्ट अब यूएसए में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, कहीं और हो रहा है फुटबॉल का मैच, तो मैं इंडिया में बैठा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं इंडियन फुटबॉल मैच का स्कोर जानने के लिए ज़्यादा वो मोस्ट लाइकली मैं उसी के बारे में सर्च करूँ। या यूएस में कोई बैठा है, वो तो इंडियन स्कोर के बारे में नहीं पता करना चाहेगा, जाहिर सी बात है यूएस का। तो ये भी कॉन्टेक्स्ट को भी गूगल समझता है। ठीक है, एल्गोरिथम अपडेट्स, अब उसी से रिलेटेड, अब चूंकि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे वाई एल कैटेगरी है और ईट प्रोसेस है, इतनी सारी चीज़ें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं गूगल पे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग गूगल को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, और गूगल का जो सर्च एल्गोरिथम है वो डायनामिक है इन नेचर। ठीक है, ये हमेशा ट्वीक किया जाता रहता है, चेंज किया जाता रहता है। ठीक है, तो एट सर्टेन पॉइंट्स इट ऑल्सो अंडरगोज लार्जर कोर अपडेट्स। छोटे छोटे तो न जाने कितने अपडेट्स गूगल के आते रहते हैं, लेकिन साल में कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट आते हैं जिससे रैंकिंग इधर से उधर हो जाती है। अगर आप एसईओ वाले लाइन में जाओगे, फेसबुक पेजेस पे जुड़ो या फिर ट्विटर पे जुड़ो, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यार इस बार का जो गूगल का अपडेट था, कोर अपडेट, उससे मेरी साइट जो है हैम्पर हुई है और मेरी रैंकिंग नीचे हो गई है या किसी की रैंकिंग ऊपर हो गई है। राइट, अब यहाँ पे देखिए, at certain points it also undergoes larger core updates that can significantly impact existing rankings, resulting in some sites improving their rankings and others losing their ranking. You know, so it can be difficult to try and figure out what exactly you should be doing as an SEO at any particular time, because you don't know कि वो अपडेट है क्या, किस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो देयर इज़ नो सेट कैलेंडर फॉर दीज अपडेट्स, और कोई ऐसा नहीं है बता के आता है कि भाई ये 3 महीने में आएगा या कुछ, बस वो बता दिया जाता है। एंड टू मेक थिंग्स ट्रिकियर, गूगल डजेंट ऑलवेज कन्फर्म वेदर और नॉट एन अपडेट हैव इवन टेकन प्लेस। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो पब्लिकली बताते भी नहीं है कि कोई अपडेट आया है या नहीं है। सो however you can use a SERP volatility monitoring tool to get an idea of whether any significant changes have been made. ठीक है, अब ये आप ये लिंक अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री और निच के हिसाब से क्या वॉलेटिलिटी उसके अंदर आई है, कोई लार्जर अपडेट्स आए हैं या नहीं है। सो व्हेन यू गो टू दिस लिंक, लेट्स सी। देखो, सर्प वॉलेटिलिटी, सर्प मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज, वॉलेटिलिटी फॉर द लास्ट 30 days। you see normal la, normal la, normal la, high, normal, normal low, low, low। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड कैटेगरीज हियर। और पहले आ जाते हैं, अभी वक्त ही कितना हुआ है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, वॉलेटिलिटी रिव्यू कर सकते हैं। इंडस्ट्री एंड नीच, नीच बोलते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को, है ना, विच कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई इफ एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस आर लाइकली टू बी अप्लाइड टू योर इंडस्ट्री। जिस भी इंडस्ट्री में हैं आप यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पे जिस इंडस्ट्री में भी आप यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि क्या अपडेट्स आए हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे, होम एंड गार्डन है, देखिए नॉर्मल रेंज रहा है, और
आउट ऑफ 10। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ है 3.3। पेट्स एंड एनिमल्स हैं 0.7। देयर आर नो। फिनांस है 2.2। नॉर्मल रेंज। और यहाँ पे फैक्ट्स फॉर सेंसर, ये जो सेंसर जिस तरह से इन्होंने लगाया है, ACMrush का टूल है ये। और तो यहाँ पे आप इनके फैक्ट्स देख सकते हैं कि किस तरह से ये करते हैं, किस तरह से ये स्कोर देते हैं। ठीक है, वो चीज़ आप इस लिंक पे जाकर देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एन आइडिया अबाउट द एल्गोरिदम चेंज के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट गूगल इज़ प्रिटी फोर्थकमिंग विद इट्स जनरल गाइडेंस एंड एडवाइस। ठीक है, जब भी कोई कोर अपडेट आता है, ठीक है, तो उसका कुछ जनरल एडवाइस और गाइडलाइंस वो बता देते हैं, ताकि आप उसको उसका जो लुब्बे लुबाब है, आप ये कह सकते हैं, उसका जो उस अपडेट का जो समरी है वो बता देते हैं। ठीक है, सो रिगार्डलेस ऑफ एनी कोर चेंजेस एंड अपडेट्स, इट विल ऑलवेज लुक टू रिवार्ड कंटेंट दैट इज। अब मैंने आपसे कहा कि एल्गोरिथमिक अपडेट तो आते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं गूगल की जो कि उसी जगह पे रहेंगी। मतलब चाहे कोई सा भी कोर अपडेट आ जाए, लेकिन ये जो 3-4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इन कोर अपडेट से आप कभी भी पेनलाइज नहीं होंगे, आप कभी भी पैनिक नहीं होंगे, आपकी साइट जो है कभी भी रैंक और डी रैंक नहीं होगी। ठीक है, तो उससे क्या मतलब है कि कोई सा भी कोर अपडेट आए, ठीक है, अगर आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का है, स्पेशली इफ इट एडहेयर्स टू द प्रिंसिपल्स सेट आउट इन द ईट गाइडलाइंस, अभी जो हमने पढ़ा, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, अगर ईट गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए आप हाई क्वालिटी का कंटेंट लिखते हैं तो आपके लिए अच्छा है, और कोर अपडेट से आपको उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। रेलेवेंट in terms of content and topic to the keyword you are targeting। टारगेटिंग का क्या मतलब है कि कीवर्ड टारगेट करना क्या मतलब है। मान लीजिए ये कीवर्ड है, कैन टाइप 2 डायबिटीज चेंज ओवर टाइम। ठीक है, या कोई सा भी कीवर्ड है, जो भी आप वहाँ पे सर्च करते हो वो कीवर्ड है। इतनी बात समझ में आ गई थी। तो जब आप उस कीवर्ड पे कोई कंटेंट लिखते हैं तो इसका मतलब है कि उससे रिलेटेड जो भी लोग सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कंटेंट सामने आए, राइट। तो जब आप वो कंटेंट लिख रहे हैं तो जिस कीवर्ड को भी टारगेट कर रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है उस कंटेंट से, उस टॉपिक से, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कीवर्ड कुछ और टारगेट कर रहे हैं और उसमें कंटेंट कुछ और लिख रहे हैं। कीवर्ड मतलब आपका टॉपिक है आम और आप कंटेंट के अंदर इमली लिख रहे हो, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। गूगल पकड़ लेता है उसे। और बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं, जैसे एग्ज़ाम में पेपर भरने के लिए कुछ भी लिख दिया, उसी तरह से गूगल को भी समझ रहे हैं, बट गूगल इज़ वेरी स्मार्ट नाउ आडीज। सो रिटेन विद द मीनिंग एंड इंटेंट ऑफ द सर्च क्वेरी इन माइंड, दिमाग में, ठीक है, कि उसका मीनिंग और उसका इंटेंशन क्या होगा। ऑप्टिमाइज टू डिलीवर अ सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेज। तो ये जो है, ये 4 चीज़ें जो हैं आपकी बेसिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर इसी को फॉलो नहीं करते हो तब तो फिर आप भूल जाइए रैंक करवाना। ठीक है, ये बेसिक्स हैं, अगर आप बेसिक फॉलो करते रहते हैं तो आपको कोर अपडेट से कोई मतलब नहीं है। सो दीज कोर फैक्टर्स आर समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल टू विन दिस गेम। कोर अपडेट को आप नहीं कंट्रोल कर सकते। व्हाट यू कैन कंट्रोल, दीज थिंग्स, दीज 4 थिंग्स यू कैन कंट्रोल डेफिनेटली। ओके, अब कोर अपडेट्स एंड एल्गोरिथमिक चेंजेस क्या हैं, क्या क्या आ चुकी हैं अब तक, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि गूगल अपडेट्स क्या क्या आई हुई हैं, बड़ी बड़ी अपडेट्स, मतलब जिससे या तो पूरी वेबसाइट की वेबसाइट ख़त्म हो गई है, गूगल से उड़ा दी गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। तो देयर आर मैनी अपडेट्स और विच वी विल डिस्कस टुमारो अबाउट द सेम, कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो अपडेट होता है, किस कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं, ठीक है,
जिस पर गूगल ने ये एल्गोरिथम चेंजेस और अपडेट्स हैं, पेनाल्टीज़ हैं, ठीक है, वो लगाए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। सो